40 वर्ष में ही शिवांगी के बाल काफ़ी सफ़ेद हो गए थे। वह पार्लर जाती, बाल डाई करवा कर आ जाती। पार्लर वाली के लिए वह एक मोटी असामी थी। शिवांगी हर समय सुंदर दिखना चाहती थी। वह क्या, उसका पति अनिरुद्ध और दोनों बेटियां भी तो यही चाहती थीं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जानी पहचानी हस्ती अनिरुद्ध कपूर का जब शिवांगी से विवाह हुआ तब शिवांगी रज्जो हुआ करती थी। मालूम नहीं अनिरुद्ध की माँ को शिवांगी में ऐसा क्या दिखा था। जयपुर में एक विवाह समारोह में उसे देखकर उन्होंने शिवांगी को अनिरुद्ध के लिए अपने मन में बसा लिया। शिवांगी विवाह करने वाले पंडित शिव प्रसाद की बेटी थी। 12वीं पास शिवांगी यूं तो बहुत सलीके वाली थी, परंतु MBA अनिरुद्ध के लिए कहीं से भी फिट नहीं थी। उनके भोजन में थाल में परोसा हुआ ऐसा लड्डू था जो ना निगलते बन रहा था ना ही उगलते। वे असमंजस में थे। कहाँ वे ब्राह्मण और कहाँ लड़का पंजाबी, कहाँ लड़के का इतना बड़ा धान्य और आधुनिक परिवार, कहाँ वे इतने गरीब। दोनों परिवार में कोई मेल नहीं, जमीन आसमान का अंतर। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस रिश्ते को स्वीकारें या नकारें। पंडित शिव प्रसाद ने दबी आवाज में पूछा, बहन जी लड़का? पंडित जी अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि श्रीमती कपूर ने उन्हें बताया कि लड़का किसी सेमिनार में विदेश गया हुआ है। श्रीमती कपूर के साथ उनके पति श्रीदेव कपूर और अनिरुद्ध के दोनों छोटे भाई भी इस विवाह समारोह में जयपुर आए थे। पंडित जी असमंजस में थे। मैं समझ सकती हूँ पंडित जी कि आप हमारे पंजाबी परिवार में अपनी बेटी को भेजने में झिझक रहे हैं, पर अब इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। मुझे ही देख लीजिए, मैं कायस्थ परिवार से हूँ और कपूर साहब पंजाबी। तो क्या आपकी बेटी हमारे पंजाबी परिवार की बहू नहीं बन सकती? पंडित जी मध्य वर्गीय अवश्य थे, परंतु खुले विचारों के थे। उन्होंने श्रीमती कपूर से कहा, बहन जी मुझे 1-2 दिन का समय दे दें, मैं घर में सलाह कर लूं। ठीक है पंडित जी, हम आपका जवाब सुनकर ही दिल्ली वापस जाएंगे, श्रीमती कपूर ने कहा। अगले ही दिन सुषमा जी को उस शादी वाले घर के यजमान के साथ अपने घर आया देख पंडित जी पशोवेश में पड़ गए। पंडित जी आप सोच लीजिए, इतना अच्छा घरवार जरा मुश्किल ही है मिलना। जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर कुछ झिझक कर बोले, वर को भी हमने नहीं देखा है। इधर हमारी पुत्री भी अभी पढ़ाई करना चाहती है। पंडित जी असमंजस में घिरे रहे। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, हमारा लड़का तो खुद ही MBA है, चाहेगी तो ज़रूर आगे पढ़ लेगी। जहाँ तक लड़के को देखने का सवाल है तो वह 15 दिन में आ जाएगा, देख लीजिएगा। हमें आपकी बेटी की खूबसूरती और सादगी भा गई है पंडित जी। हमें और किसी चीज़ की इच्छा नहीं है सिवा सुंदर लड़की के। सुषमा जी ने अपनी अमीरी का एहसास करवाया। बात इस पर आकर ठहर गई कि अनिरुद्ध के विदेश से लौटकर आते ही वे उसे लेकर जयपुर आ जाएंगे। कपूर परिवार दिल्ली लौट गया तो शास्त्री जी ने चैन की सांस ली और फिर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। शिवांगी को इस वर्ष BA में प्रवेश भी दिलवाना था। उसे अच्छे कपड़ों की ज़रूरत होगी। पत्नी से वे इन्हीं बातों पर चर्चा करते रहते। किसी न किसी प्रकार पंडित शिव प्रसाद ने इस मध्यवर्गीय लोगों के मोहल्ले में घर तो बना लिया था, परंतु वे इसे थोड़ा सजाना संवारना चाहते थे। बेटी के ब्याह के लिए अच्छे रिश्ते की चाहत हर माता पिता को होती है। वे भी अपना स्टेटस बनाना चाहते थे। सुषमा कपूर को जयपुर से दिल्ली गए हुए अब लगभग 1 महीना हो गया था। पंडित जी के लिए वे एक सपना सी हो गई थी, पर अचानक एक दिन वह सपना हकीकत में बदल गया जब एक बड़ी सी सफ़ेद गाड़ी से लगदग करती सुषमा जी उतरी। उनके साथ एक सुदर्शन युवक भी था। बेचारे पंडित जी का मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन्होंने सुषमा जी और उस युवक को बैठक में बिठाया। और पंडित जी कैसे हैं? ये हैं हमारे बड़े बेटे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने बड़ी शालीनता से हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। पंडित जी अनिरुद्ध की शालीनता से गदगद हो गए। सुषमा जी ने पर्स से निकालकर अनिरुद्ध की जन्मपत्री पंडित जी को पकड़ाई। आप तो सोच रहे होंगे कि अब हम आएंगे ही नहीं, पर अनिरुद्ध ही विदेश से देर में आया। मैंने सोचा कि इसे साथ लेकर आना ही ठीक रहेगा।
पंडित जी के मस्तिष्क पर फिर से दबाव सा पड़ने लगा। अनिरुद्ध बाबू, मेरी बेटी सिर्फ 12वीं पास है, परंतु उसे पढ़ने का बहुत शौक है। इसी वर्ष उसे बीए में प्रवेश लेना है। हमारे यहाँ पढ़ाई के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आपकी बेटी जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। अनिरुद्ध ने कहा। यानी बेटा भी तैयार है? पंडित जी का मन फिर से डामाडोल होने लगा। जरूर कहीं कुछ गड़बड़ होगी, उन्होंने सोचा। इस सोच विचार के बीच लड़की लड़के की देखा देखी भी हो गई, जन्मपत्री भी मिल गई और पशुवेश में ही शादी भी तय हो गई। पंडित जी अब भी अजीब सी ऊहापोह में ही पड़े थे। अब जब सब कुछ तय हो गया है, तब क्यों आप डामाडोल हो रहे हैं? पंडिताइन बार बार पंडित जी को समझाती। पंडित जी, ग्रह इतने अच्छे मिल रहे हैं, फिर क्यों बिना बात ही परेशान रहते हैं? उनके मित्र उन्हें समझाते। मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, कैसे सब कुछ होता जा रहा है। पंडित जी अनमने से कहते। महीने भर में ही विवाह भी संपन्न हो गया और उनकी लाडली शिवांगी अपनी ससुराल पहुंच गई। पंडित जी ने तो तब बेटी का घर देखा जब वे उसे लेने दिल्ली गए। क्या घर था! उनकी आंखें चुंधिया गईं। दरबान से लेकर ड्राइवर, महाराज, अन्य कामों के लिए कई नौकर चाकर। कुछ देर बेटी के घर में रुकने के बाद वे उसे लेकर जयपुर रवाना हो गए, लेकिन उनकी चिंता का अभी अंत नहीं हुआ था। रास्ते भर वे सोचते रहे, नहीं, कुछ तो कमी होगी, वरना ड्राइवर के सामने कुछ पूछ नहीं सकते थे। अतः बेटी से रास्ते भर इधर उधर की बातें ही करते रहे। घर पहुंचते ही शिवांगी की माँ उसे घेर कर बैठ गई। तू खुश तो है ना? माँ ने उसे सीने से लगा लिया। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बेटी खुश है जानकर पंडिताइन की आंखें खुशी से छलछला आईं। लेकिन हम लोग मुंबई चले जाएंगे। शिवांगी ने अचानक यह भेद खोला तो पंडित जी चिंतित हो उठे। क्यों? मुंबई क्यों? पंडित जी उठकर चारपाई पर बैठ गए। इनकी नौकरी मुंबई में ही है ना? शिवांगी ने बताया। एक और राज खुला था। पंडित जी तो अब तक यही सोच रहे थे कि अनिरुद्ध दिल्ली में ही नौकरी कर रहे हैं। इतनी दूर मुंबई में उनका दिल फिर घबराहट से भर उठा। अगले दिन अनिरुद्ध शिवांगी को लेने जयपुर पहुंच गए थे। उस दिन पंडित जी ने खुलकर दामाद से बात की और आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना की। बेटे, हम जानते हैं कि हमारी बेटी आपके घर के योग्य नहीं है, परंतु अब तो जो होना था हो चुका है। अब उसका ध्यान आपको ही रखना है। पंडित जी ने दामाद के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। उनकी पत्नी भी हाथ जोड़े खड़ी थी। यह क्या कर रहे हैं आप मुनबू? अनिरुद्ध के मुंह से मुनबू सुनकर पंडित जी चौंक उठे। शिवांगी ने सब बता दिया है। माँ जी और बाबूजी को मिलाकर ही उसने यह नया शब्द बनाया है, मुनबू, यानी माँ और बाबूजी। आप मेरे लिए भी तो मुनबू ही हुए ना? पंडित जी व उनकी पत्नी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। क्या राजकुमार सा दामाद है, सुंदर और सुशील। मैं जानता हूँ माता पिता को अपनी बेटी की बहुत चिंता रहती है, पर आप चिंता ना करें। मुझे अपनी माँ को यह प्रूव करके दिखाना है कि मैं कैसे पत्थर तराशने की कला में माहिर हूँ। मतलब मैंने ही मॉम से कहा था कि वे मेरे लिए कोई साधारण घर की लड़की ढूंढें। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि उसे तराश कर कैसे हीरा बनाया जाता है। अनिरुद्ध ने फिर से मुस्कुराकर पंडित जी को बताया। मतलब मेरी बेटी आपके लिए महज एक परीक्षण की चीज, मात्र गिनी पिग। पंडित जी को चक्कर से आने लगे। अगर परीक्षण सफल ना हुआ तो? आप चिंता क्यों करते हैं मुनबू? मेरी ये दूसरी माँ है। इन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला है, पर हर बार ये मुझसे एक्सपेरिमेंट करवाती रहती हैं और मैं हमेशा उनके टेस्ट में पास होता रहता हूँ। एक्सपेरिमेंट? टेस्ट? पास? क्या मैंने अपनी शिवांगी को प्रयोग की भट्टी में झोंक दिया है? पंडित जी के मुंह से अनायास ही निकल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अनिरुद्ध को कितना विश्वास था स्वयं पर और शिवांगी पर भी। खैर, वह समय तो बीत चुका था जब पंडित जी की स्थिति कोई निर्णय लेने की होती। अब तो परीक्षण का परिणाम देखने के लिए ही उन्हें समय की सूली पर लटकते रहना था। अनिरुद्ध अपनी शिवांगी और पंडित जी की शिवांगी को लेकर मुंबई चले गए थे।
अनिरुद्ध ने ससुर जी के यहाँ एक टेलीफोन भी लगवा दिया था, जिससे वे अपनी प्यारी बेटी की स्थिति जानते रहे। साल भर तक केवल फोन पर ही मुनबू से शिवांगी की बात होती रही। साल भर बाद अनिरुद्ध स्वयं अपनी पत्नी को लेकर जब जयपुर आए तो शिवांगी को देखकर मुनबू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अब उनकी शिवांगी नहीं रह गई थी। अनिरुद्ध की पत्नी शिवांगी और फिर शेंगी हो गई थी। बेटी को देखकर पंडित जी फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने आसपास के सभी लोगों को बेटी दामाद से मिलने के लिए बुलवा दिया था। आखिर अनिरुद्ध को कहना ही पड़ा, मुनबू, मैं और सेंगी आपसे एक दिन के लिए मिलने आए हैं। कल हमें दिल्ली भी जाना है। मॉम मेरे एक्सपेरिमेंट को ठोक बजाकर देखना चाहती हैं। आप बातें कीजिए। इतने लोगों को बुलाकर तो वे और कुछ कहते कहते चुप रह गए थे। शायद शिवांगी ने पति को इशारा किया था। पंडित जी की हसरत ही रह गई कि वे मोहल्ले के लोगों को जोड़कर कुछ कथा कीर्तन करते। अगले दिन सुबह अनिरुद्ध अपनी खूबसूरत मॉडर्न फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली पत्नी को लेकर दिल्ली रवाना हो गया था। लंबी सांस भरते मुनबू ने सोचा था कि चलो बेटी खुश तो है। समय अपनी गति से चलता रहा। इस बीच शिवांगी के 2 बेटियां हो चुकी थीं। लगभग हर वर्ष अनिरुद्ध पत्नी को दोनों बेटियों सहित 2-4 दिन के लिए नाना के यहाँ भेज देते। अनिरुद्ध की बेटियां कहाँ नाना नानी का लाड प्यार पा सकी थीं। वे तो बस आती और जब तक ना उनके मुंह से निकलता तब तक तो उनके जाने का दिन आ जाता। कुछ वर्ष इसी तरह बीत गए। शिवांगी से दूर रहने का गम और अकेलापन पंडिताइन को खाए जा रहा था। 10 वर्ष के अंदर ही वे चल बसे और वह घर सदा के लिए बंद हो गया। शिवांगी ने उस पर अपने हाथों से ही मोटा ताला लगवाया था। उस दिन वह कितना फूट फूट कर रोई थी। धीरे धीरे शिवांगी की बेटियां भी बड़ी हो चली थीं। फिर उनकी शादियां भी हो गई। एक बेटी सिंगापुर और दूसरी दुबई में सेटल हो गई थी। एक MBA और दूसरी मेडिकल ऑफिसर। दामाद भी इतने भले कि सास ससुर का ध्यान अपने माता पिता से भी अधिक रखते। 20 वर्ष मुंबई में रहकर अनिरुद्ध और शिवांगी भी सिंगापुर चले गए थे। दिल्ली में अब माता पिता भी नहीं रहे थे। भाई अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। सब कुछ बहुत अच्छा मिला शिवांगी को, लेकिन न जाने क्यों वह उम्र के इस पड़ाव पर आकर कुछ बेचैन सी रहने लगी थी। कभी महसूस करती कि उसका पूरा जीवन ऐसे ही बीता है जैसा अनिरुद्ध ने चाहा था या एक्सपेरिमेंट किया था। उसने अपने हिसाब से, अपनी सोच से कुछ किया ही क्या। अनिरुद्ध के हिसाब से हाथों में हाथ डालकर पार्टियां, डांस, पिकनिक और न जाने क्या क्या, सिर्फ शो बिजनेस। उसका अपना क्या रहा? कहाँ रही वह सीधी सादी साधारण से मोहल्ले की शिवांगी? सिंगापुर में वह अनमनी सी रहने लगी थी। दिन भर मुंह सी कर बैठी रहती, आकाश को निहारा करती। कारण समझ में नहीं आ रहा था। बेटियों से सलाह करके अनिरुद्ध भारत वापस आ गए। मुंबई में एक फ्लैट पहले से ही खरीद रखा था। यहाँ भी वे अपनी जॉब में व्यस्त रहते थे अनिरुद्ध, परंतु शिवांगी अपनी यादों की पुरानी गलियों में भटकती रहती, एकदम तन्हा, नितांत अकेली। हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर जाकर खुद को सजाने संवारने वाली शिवांगी एक बार कई दिनों के लिए बीमार पड़ गई। शायद वह अकेलापन महसूस कर रही थी। इससे भी अधिक उसके मस्तिष्क में मुनबू की असमय मृत्यु मंडराती रहती। उसके पास इतना कुछ है, तब भी वह इतनी उदास रहती। उसे मुनबू और उनका घर याद आता रहता। एक दिन नौकरानी ने ब्यूटिशियन को घर पर ही शिवांगी का फेशियल करने के लिए बुला लिया, शायद साहब के आदेश पर, परंतु शिवांगी ने उसे वापस भेज दिया। कई दिनों से उसकी मनोदशा अजीब सी थी। अनिरुद्ध ने छोटी बेटी रोज को सिंगापुर से शिवांगी की देखभाल के लिए बुला लिया था। उसके 2 छोटे बच्चे थे जिन्हें उसके पति आया की मदद से संभाल लेते थे, अतः वह माता पिता के पास बीच बीच में आ जाती थी। शिवांगी सोचती कि वह बेटी को अपनी सेवा के लिए बुला लेती है, पर वह स्वयं किस दिन अपने माता पिता की ज़रूरत में काम आ सकी थी। अंदर ही अंदर शिवांगी को घुन लगने लगा था। शीशे के सामने खड़ी होकर अपने सफ़ेद बालों को देखकर अचानक ही वह सोचने लगी कि किसी राजा ने केवल एक बाल सफ़ेद देखकर राजपाट त्यागने का फैसला ले लिया था। उसका तो ना जाने कब से सारा सिर
ही सफ़ेद है। हर बार डाई करवा कर स्वयं को जवान सिद्ध करने की होड़ में ही लगी रहती है। बाकी कभी कुछ नहीं किया, बस केवल एक्सपेरिमेंट यानी गिन पिग पर बनी रही ताउम्र। अक्सर आंसू ठुलक कर उसके गालों पर बहने लगते। छोटी बेटी रोज इस बार माँ को देखकर सहम गई थी। जब रोते हुए देखा तो बोली, क्या हुआ मॉम, आर यू ऑल राइट? चुपकियों के बीच शिवांगी ने सिर हिलाया कि वह ठीक है। फिर आप रो क्यों रही हैं? रात में भी आपको करवटें बदलते देखकर रोज कुछ परेशान सी हो उठी। अचानक वह उठ बैठी और माँ को बाहों में भर लिया। आई वॉन्ट टू विजिट माई होम टाउन। आई वॉन्ट टू मीट पीपल हु वर अराउंड मी। सुबकते हुए शिवांगी ने अपनी खूबसूरत बेटी रोज के कंधे पर अपना सिर रख दिया और जोर से बिलक उठी। तुम जानती हो सेंगी, कितने साल हो गए तुम्हें वहाँ गए? तुमसे किसी का कांटेक्ट भी नहीं है शायद। फिर अनिरुद्ध उसकी बात सुनकर बौखला उठे थे। मैं मुनबू का घर खोल कर देखना चाहती हूँ। करोगी क्या वहाँ जाकर? कौन पहचानेगा तुम्हें? अनी प्लीज, मैं मुनबू का घर खोलना चाहती हूँ। सहन में बनी हुई तुलसी की क्यारी को छूना चाहती हूँ। मुझे पता है कृष्णा बहन जी, इंदू मौसी, सरोज मौसी मुझे देखकर खुश होंगी। बस जस्ट वंस। मेरा बचपन मुझे पुकार रहा है, मेरा घर मुझे पुकार रहा है। वहाँ कौन रहा होगा तुम जानती हो क्या? उनकी सेंगी में रज्जो प्रवेश कर रही थी। कितनी मुश्किल से उस मिट्टी की गंध शरीर से मल मल कर छुटाई थी उसने। अब फिर से 60 वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी उस गंध को लपेटने के लिए व्याकुल हो उठी थी। कौन जाएगा तुम्हारे साथ? यह बेचारी अपना घर, बच्चे, जॉब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आई है। रोज के मन में माँ के प्रति कुछ पिघलने लगा। ओके डैड, आई विल टेक हर विद मी जस्ट फॉर 2 days ओनली। उसे वापस भी तो जाना था। शिवांगी रोज के साथ मुनबू के शहर जयपुर आ गई। स्टेशन से घर तक का सफ़र रिक्शे में मुश्किल से कटा। वह जल्दी अपने मुनबू के घर पहुंचना चाहती थी। रास्ते भर वह उन सड़कों और गलियों को बच्चों की तरह खुश होकर निहारती जा रही थी। शिवांगी तो मानो अपने बचपन की सैर करने लगी थी। बीमारी से कमज़ोर हुई शिवांगी में मानो किसी ने फूंक कर ताज़ी हवा का झोंका भर दिया था। माँ के पर्स से चाबी निकालकर रोज ने जैसे ही दरवाजे के ताले से झुकना शुरू किया, ऊपर से कच्ची मिट्टी भर भरा कर उसके खूबसूरत चेहरे पर फैल गई। हाथों से चेहरे को झाड़ते हुए उसने खींच कर माँ की ओर देखा। मॉम, कांट वी हैव समवन टू क्लीन द डोर? ओह माय गुडनेस। धीरे धीरे आसपास के दरवाजे खुलने लगे। औरतें फुसफुसाती हुई उनकी ओर बढ़ीं। रोज ने पैंट में से रूमाल निकालकर मुंह पर फैली मिट्टी को साफ करने की बेकार सी कोशिश की। कौन हो? लाठी पकड़े एक बुजुर्ग महिला चश्मे में से झांकने का प्रयास कर रही थी। शिवांगी की आंखों में चमक भर आई। लाठी चाची। उसने आंसुओं से चेहरा तर कर लिया और झुकी कमर वाली महिला के गले लगकर सुबकने लगी। शिवांगी हूँ चाची, आपकी शिवांगी, पहचाना नहीं? अंदर से चाची की किसी बहू ने एक खाट लाकर सड़क के किनारे डाल दी थी। घूंघट के भीतर से बहुएं पैंट पहनी हुई सुंदरी को निहार रही थी। जरूर कोई मैम है, एक ने फुसफुस करके दूसरी के कान में कहा। रोज उनके पास चली आई। नमस्ते, मैं इनकी बेटी। कोई सर्वेंट मिल जाएगा यहाँ? ताला भी नहीं खुल रहा है, उसे भी खोलना होगा। घूंघट वाली बहुओं में से एक ने घर में बर्तन मांजती हुई महरी को आवाज़ देकर बाहर बुला लिया। आप इसे चाबी दे दीजिए, यह खोल देगी। महरी ने उसके हाथ से चाबी ले ली और ताले में चाबी घुमाने लगी तो कुंडा टूटकर उसके हाथ में आ गया। महरी को वहीं छोड़ रोज उस ओर बढ़ गई जहां शिवांगी खाट पर बैठी बुजुर्ग महिला से बातें कर रही थी। रोज के लिए यह माहौल कुतूहल भरा था। तेरी 2 बेटी हैं न रज्जी? बूढ़ी औरत उसे अच्छी प्रकार देखना चाहती थी। वह अपने चेहरे को ऊपर नीचे करने लगी थी। बहुत कम दिखाई देता है बेटी। देखो, अब तो हमारी उम्र का कोई एकाध ही बचा होगा, सभी साथ छोड़ गए। अच्छा किया तू आ गई, तेरे से मिलना हो गया। रोज के सामने चाय का प्याला आ गया था और दोनों बहुएं उसकी कुर्सी के इर्द गिर्द खड़ी हो गई थीं। ले बेटी, समोसा फोड़ ले। रोज को हंसी आने को हुई पर उसने कंट्रोल कर लिया।
समोसा कुतरते हुए उसने मुनबू के मकान के बाहरी हिस्से में उगे पीपल के छोटे छोटे पौधे पर नजर गड़ा दी। हर साल काट देते हैं हम जी, पर ये हर साल उग आते हैं। घूंघट वाली एक बहू ने उसकी दृष्टि भांप ली थी। मुनबू के घर में अब भी जीवन है, वह सोचने लगी, लेकिन रात में इस घर में तो रहा नहीं जा सकता। जयपुर तो इतना बड़ा शहर है, अच्छे अच्छे होटल हैं, वह मॉम को वहाँ रहने के लिए मना लेगी। बेटा, मैं जिनसे मिलने आई थी उनमें से तो कोई भी नहीं रहा। रोज ने माँ का कंधा दबाकर उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया। इट्स ऑल राइट मॉम, जिंदगी ऐसे ही चलती है। फिर थोड़ा रुक कर रोज आगे कहती, मॉम अंदर चलेंगी? आपका तुलसी का पौधा? हाँ, और कोई तो मिला नहीं। शिवांगी दुखी थी। चलिए अंदर देखते हैं। रोज उसका ध्यान बटाना चाहती थी। हाँ कहकर शिवांगी ने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का प्याला मेज पर रखा और उठ खड़ी हुई। उसके साथ लाकी चाची भी अपना डंडा उठाकर उसके घर की ओर बढ़ चली। उनके पीछे पीछे दोनों घूंघट वाली बहुएं भी। रोज आगे बढ़कर सहन पार कर गई थी। पीछे पीछे शिवांगी आ रही थी। तुलसी का टूटा पौधा सहन में मृत्युशैया पर पड़े बूढ़े की तरह मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। शिवांगी ने सिंह द्वार में प्रवेश किया ही था कि ऊपर से अध टूटी लटकी हुई बल्ली उसके सिर पर गिरी और वह वहीं पसर गई। लाकी चाची को बहुओं ने पीछे खींच लिया था। जोरदार आवाज सुनकर रोज ने पीछे मुड़कर देखा। मॉम, वह चिल्लाई, पर मॉम की आवाज शांत हो गई थी। हमेशा हमेशा के लिए उसकी आंखें उलट चुकी थी और प्रतीक्षारत तुलसी के टूटे हुए पौधे पर अटक गई थी। सैंगी कपूर की फिर से शिवांगी बनने की हसरत पूरी हो गई थी। समय ने उसे कहां कहां घुमा फिराकर उसके साथ न जाने कितने प्रयोग करके शिवांगी को फिर से उसी धूल में मिला दिया था, जिससे निकलकर वह ताउम्र समय के साथ आंख में चोली करती रही थी। अब वह गिनी पिग नहीं रही थी। अब उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।